everyone. So today we are starting the next sample paper. I hope कि जो लास्ट वाला सैम्पल पेपर मैं करा रही थी वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर नहीं कंप्लीट किया है बिकॉज सम ऑफ द क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड ओनली, कुछ ही क्वेश्चन कराए थे, सारे नहीं कराए थे। तो जितने क्वेश्चन उसमें रह गए हैं उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क, और इसके बाद जो नेक्स्ट वाले टर्न्स होंगे वीडियोस के उनमें हम डिस्कस कर लेंगे बचे हुए क्वेश्चन। तो आज क्योंकि मेरे पास टाइम कम है एंड एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट, तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट सैम्पल पेपर दैट इज़ अगेन एन अनसॉल्व्ड पेपर दैट आई हैव स्टार्टेड हियर। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 11, क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम किया था दैट वाज पेपर नंबर 12। ओके, तो इसमें आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन द सेक्शन ई। सेक्शन ई से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि सेक्शन ई जो है दैट इज़ ऑफ 5 मार्क्स। सेक्शन ई से मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर, और फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। ओके, सो लिसन व्हाट टू डू इन दिस। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका 31, दैट इज शो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज गिवन बाय, इसका रिलेशन दे रखा है। तो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, योर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, वन रिलेशन यू हैव टू ड्राइव योर, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होगा। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आपको ड्राइव करना है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 साइन ए बाई 2। यहाँ डेल्टा एम जो है दैट इज़ द मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपको ड्राइव करना है, ये डेरिवेशन नोटबुक में दे रखा है। तो जो डायरेक्ट वाले हैं वो आप अपने आप से नोटबुक से देखकर या फिर पहले प्रिपरेशन कर लीजिए उसकी, उसके बाद में उसको बिना देखे सॉल्व करना है। जितने भी रीजनिंग वाले या न्यूमेरिकल वाले हैं उनके जो रिलेशंस हैं, जो फॉर्मूले हैं, दोज आई एम टेलिंग हियर। ओके, तो उसके बाद इसका चॉइस वाला क्वेश्चन आता है, व्हेन द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल, हाउ वुड दिस इफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड, जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, वेव ऑप्टिक्स का रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि स्लिट विद अगर डबल कर दी जाती है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आई एम एक्सप्लेनिंग। तो आपको पता है स्लिट विद जो है वो अगर इनिशियली इतनी थी, ठीक है, इतनी स्लिट विद दे रखी है, और यहाँ पर इसकी हेल्प से जो बैंड बन रहा है, जो मैक्सिमा बन रहा है वो इस तरह का है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मैक्सिमा इज फॉर्म्ड हियर। अब अगर स्लिट विद क्या कर दी जाती है, डबल, तो इतनी स्लिट विद थी, इसकी जगह इसका साइज़ मैंने बढ़ाकर दिखा दिया है आपको इतना, इसका डबल अगर हो जाता है तो क्या इफ़ेक्ट करेगा। तो हमेशा याद रखिए कि जो साइज़ है, जो विद है मैक्सिमा की, ये विद अपनी इनिशियल विद की हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो विद जो है वो पहले वाली विद की हाफ हो गई, और जो इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी पीक से रिप्रेजेंट की जाएगी, तो इंटेंसिटी जो है वो पहले के कंपैरिजन में डबल हो जाएगी। इस तरह का डायग्राम आप बनाएंगे। ओके, तो डायग्राम हमसे शो करना है, इसमें लिखा है, तो डायग्राम इस तरह का बनाएंगे। और आंसर में क्या लिखना है आपको कि हाउ इट वुड अफेक्ट, तो आप लिखेंगे कि इट्स विद डिफ्रैक्शन, द विद ऑफ द डिफ्रैक्शन बैंड इज हाफ्ड एंड इट्स इंटेंसिटी विल बिकम डबल। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Then coming to question number 2, write 3 characteristic features to differentiate between diffraction and interference. तो दिस इज़ अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपको कम से कम यहाँ 3 पॉइंट्स दोनों में लिखने हैं। तो आपको पता है कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस जो है वो इंटेंसिटी का भी होता है, कि जो इंटेंसिटी होती है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में, उसमें हमेशा जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है उसमें सारे जितने भी मैक्सिमा या मिनिमा बनते हैं वो सारे इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं, जबकि डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी सेंट्रल की ज़्यादा होती है और बाकियों की डिक्रीज़ होती जाती है। इसी तरह से एक पॉइंट आता है आपका डेफिनेशन से रिलेटेड, कि डिफ्रैक्शन जो होता है उसमें जो लाइट होती है वो ऑब्स्टेकल के साइड्स बैंड हो जाती है, जबकि इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो जहाँ पर भी जो वेव्स से इंटरफेयर करती हैं, अगर सेम डायरेक्शन में वो इंटरफेयर कर रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
और एक डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें जो है वो डबल स्लिट्स होती हैं इंटरफेरेंस में, और डिफ्रेक्शन में सिंगल स्लिट के थ्रू ही जो वेव्स हैं वो इंटरफेयर करती हैं। तो ये आपका 31 जो क्वेश्चन था उसमें मोस्टली डायरेक्ट ही मिले हैं आपको। फर्स्ट वाला डायरेक्ट था, चॉइस में ये वाला डायरेक्ट है, इजी है ये। फिर आपका 32 क्वेश्चन आता है। 32 में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द कॉइल ऑफ एरिया ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज दिस। तो बेटर हो कि आप जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसमें गिवन साथ में नोट करते जाएं। ओके, तो यहाँ एरिया ऑफ द कॉइल दे रखा है 25 इंटू 10 की पावर -4। इट कंसिस्ट ऑफ 150 टर्न्स। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स एन जो हैं वो 150 हैं एंड इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बी है दैट इज़ 0.15 टेस्ला। उसके अलावा द रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन फाइबर इज दिस। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट का सिंबल जो है वो यहाँ के होगा, उसकी वैल्यू 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर दे रखी है पर डिग्री। अज्यूमिंग द मैग्नेटिक फील्ड टू बी रेडियल कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट, आपको आई फाइंड करना है, कैन बी मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर इफ द स्केल कैन अकोमोडेट 30 डिग्री डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन का जो सिंबल होगा यहाँ पर थीटा वो है 30 डिग्री। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है कि आपको फॉर्मूले अगर आते हैं, रिलेट करना आता है, देन विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट द नीडेड क्वांटिटी। तो यहाँ आई फाइंड करना है, इन सबके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन मैं आपको बता दे रही हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप सेल्फ करेंगे। तो फॉर्मूला होगा NIAB, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, राइट साइड में आ जाएगा K इंटू थीटा। तो K जो है वो यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट है और थीटा जो एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद में इसकी हेल्प से जो है वो आप आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था न्यूमेरिकल। इसके बाद सेकेंड पार्ट जो है दैट इज़ अगेन अ न्यूमेरिकल। सेकेंड पार्ट में दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम सर्कल्स अराउंड द प्रोटॉन विद अ स्पीड दिस। तो यहाँ स्पीड v दे रखी है इन एन ऑर्बिट ऑफ दिस, रेडियस r दे रखी है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, इक्विवेलेंट करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द प्रोटॉन। गिवन है चार्ज स्मॉल ई, प्रोटॉन का चार्ज दे रखा है μ0, परमिएबिलिटी दे रखी है। तो आप जब यहाँ पर यूज़ करेंगे रिलेशन करंट फाइंड करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप I इज़ इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज, तो यहाँ चार्ज क्योंकि प्रोटॉन का यूज़ करेंगे, और T मतलब टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ कंडीशन ये है कि प्रोटॉन जो है वो रेवोल्यूशन कर रहा है एक सर्कल में। अब यहाँ पर चेंजेस थोड़े से करने हैं आपको। T टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है 2πr/v होता है। ओके, v क्या है, स्पीड, तो EV/2πr। तो आई होप कि सारी वैल्यूज़ इसमें दे रखी हैं। EV और R जो रेडियस है, दोज ऑल द क्वांटिटीज़ आर गिवन हियर। उसके बाद आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी मैं आपको बता दे रही हूँ, μ0/4π, और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा आई का, तो 2πi/r। ओके, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आई की वैल्यू जो है ऊपर वाले रिलेशन से यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ न्यूमरल वैल्यू में आंसर आएगा, वही आपको पुट करना होगा। उसके बाद आते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन पर। तो लिखा है राइट द 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि ये 10th क्लास का ही है कि आपको 4 प्रॉपर्टीज़ बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बार मैग्नेट के अराउंड होती हैं, उनकी 4 प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो प्रॉपर्टीज़ बहुत इजी हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इनसाइड और आउटसाइड की डायरेक्शन होती हैं। आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती हैं। उसके अलावा जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पोल्स पर डेंस होती हैं और सेंटर में कम डेंस होती हैं, और क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आप बता देंगे। फिर आएगा वेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट 0। तो यहाँ आप बताएंगे इक्वेटर्स पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। फिर इस साइड में आते हैं तो इसी का नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, थर्ड पार्ट आपको इस क्वेश्चन का। उसमें लिखा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है H, वो √3 टाइम्स है वर्टिकल कंपोनेंट का, √3 टाइम्स ऑफ
वर्टिकल कंपोनेंट तब आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। तो याद रखिएगा एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू v अपॉन h। यहाँ से आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, थीटा आपको फाइंड करना होगा। ओके, अब उसके बाद आपको फाइंड करना है रेशियो, किसका रेशियो फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का और टोटल मैग्नेटिक फील्ड का। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पता है आपको, √v² प्लस h²। तो इसकी हेल्प से आप इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, ऐसा नहीं है कि यहाँ फॉर्मूले बताए जा रहे हैं और आप इसको सॉल्व ना करें। 33 क्वेश्चन, अगेन दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो कुछ अलग तरह से आ रहे हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने डायरेक्ट पढ़े हैं उनके अलावा ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें लिखा है फिगर शोन बिलो शोज हाउ द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ है, इसमें ये रिएक्टेंस वाली साइड है, कैपेसिटर की रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये एक्सेस है फ्रीक्वेंसी की। ओके, अब आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो आपको कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैपेसिटिव रिएक्टेंस के टर्म में एक्सी इज इक्वल टू 1/ωc या फिर 1/2πfc। तो आपको फाइंड क्या करना है, सी। अब एफ और एक्सी की वैल्यूज़ आपको चाहिए। तो ये जो ग्राफ दे रखा है इसमें आप कोई भी पेयर ले सकते हैं जो आप यूज़ करके सी की वैल्यू फाइंड कर सकें। सपोज दैट जैसे आप देख रहे हैं 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है, 2। ओके, तो आप ऐसा करिएगा, इसकी वैल्यू जो है वो 2 ले लेंगे और ये जो एफ है इसकी वैल्यू ले लेंगे 300। सॉल्व करेंगे, सी का आंसर आ जाएगा। ओके, और भी किसी पेयर से हम ले सकते थे, लेकिन जो एग्जैक्ट हो, जैसे कि ये दे रखा है 10 और 10 के नीचे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑलमोस्ट 50 आएगी। तो ये जो 300 वाला मैंने लिया है इस पर एग्जैक्ट दोनों वैल्यूज़ क्लियर दिखाई दे रही हैं, इसलिए 300 और 2 वाला पेयर ही ले लीजिएगा। सॉल्व करके सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन है इसका, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल हैज़ द सेम रिएक्टेंस एज द कैपेसिटर एट 100 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज पे उसकी भी सेम रिएक्टेंस है अगर, तो कितनी होगी रिएक्टेंस, तो 100 पे 6 दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 6। एफ कितना है, 100। फाइंड क्या करना है आपको, एल। तो आप फॉर्मूला आपकी बार लगा देंगे, एक्सएल इज इक्वल टू 2πf एल। ठीक है, एल फाइंड कर लेंगे, एफ 100 लेंगे, एक्सएल कितना लेंगे, 6। थर्ड पार्ट है आपका, यूजिंग द सेम एक्सेस ड्रॉ ग्राफ ऑफ रिएक्टेंस अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर द इंडक्टर गिवन इन पार्ट 2। तो ये जो इंडक्टर है इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, एक आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जो सेम इसी तरह का ग्राफ जिसमें फ्रीक्वेंसी की सेम वैल्यूज़ हैं और रिएक्टेंस भी सेम आएगी। तो ग्राफ जब ऐसा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम ग्राफ यू कैन कॉपी हियर, क्योंकि ग्राफ चेंज तब होता है जब वो सी और एल के टर्म्स में होता। मतलब ये जो एक्सेस है इसमें सी दे रखा होता है तो आपको एल में कन्वर्ट करने में चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये रिएक्टेंस है उसमें लिखा है सेम रिएक्टेंस होगी, तो कोई चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, तो सेम ग्राफ ही आप बनाएंगे, बस इस एक्सेस में जहाँ एक्सी लिखा था वहाँ एक्सेल कर दीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो लिखा है, इफ़ दिस कैपेसिटर एंड इंडक्टर वर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ रेजिस्टर ऑफ 10 ओम, यानी कि तीनों सीरीज में लगे हैं, तो आपको पता है नेट जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तीनों को ऐड करके लिखेंगे। तो व्हाट वुड बी द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मीन्स हुआ नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एट 300 हर्ट्ज। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि पहले आप फाइंड करेंगे एक्सी। तो एक्सी के लिए फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, 1/2πfc। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे लगाना है, 300 हर्ट्ज पे। सी कितना यूज़ करेंगे, तो सी उतना ही यूज़ करेंगे जो आपका आंसर आया था 300 हर्ट्ज से, यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट से। उसके बाद दूसरा आपको यूज़ करना है एक्सएल, क्योंकि एक्सी प्लस एक्सएल प्लस आर ये काम करना है आपको। तो आर यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है 10 ओम, एक्सएल और फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सएल कितना होगा, 2πfl। ओके, अब 2πfl में यहाँ पर एल की वैल्यू आप प्रीवियस जो यहाँ कैलकुलेट की थी यहाँ से यूज़ कर लेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी है वो आप यूज़ करेंगे 300। ओके,
और फिर सबके साथ में प्लस कर देंगे आर को, ये टोटल होगी इम्पीडेंस। फिर लास्ट पार्ट है आपका चार्ज 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस सी दे रखी है, कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर, ये दे रखा है एल। व्हाट इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशंस ऑफ द सर्किट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/√LC। तो इस फॉर्मूले में आप दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये रिलेशन आपका आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। ओके, अब इसका लास्ट जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसमें चॉइस वाले क्वेश्चन में एक तो डायरेक्ट पार्ट है, लिखा है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का डायग्राम बनाना है, लेबलिंग करनी है और एक्सप्लेन इट्स थ्योरी एंड वर्किंग, थ्योरी और वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद न्यूमेरिकल का पार्ट इसमें है, उसमें लिखा है एन आर्मेचर कॉइल कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स। तो यहाँ एन दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स, ईच ऑफ एरिया ए, एरिया सबका दे रखा है 0.09 मीटर स्क्वायर एंड टोटल रेजिस्टेंस आर दे रखा है 15 ओम। मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है और फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम ईएमएफ। तो मैक्सिमम ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो होता है एन बी ए ओमेगा। बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स बी, एरिया, एरिया भी डायरेक्ट दे रखा है, ओमेगा को आपको चेंज करना होगा 2πf में। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन दिस वुड बी द आंसर ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ। ओके, तो ये जो है आपका सेक्शन ई कंप्लीट हो गया है। सेक्शन ई के बाद आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सेक्शन डी अगर विजिबल ना हो तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रही हूँ कि सेक्शन डी कौन सा क्वेश्चन करना है आपको। ये क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। 26 क्वेश्चन में दे रखा है, मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी न्यू with one end hinged at the center and the other end at the circumference of circle of radius L। तो ऐसा केस है कि एक जो है रॉड उसको घुमाया जा रहा है एक सर्कल में, उसकी लेंथ L है, यानी कि रेडियस जो होगी वो L होगी, और रेजिस्टेंस कैपिटल R दे रखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और जिस एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। Constant and uniform magnetic field B parallel to the axis is present everywhere। तो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। तो ईएमएफ और करंट के लिए आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तब आपको क्या करना होगा इसमें कि आपको पता है ईएमएफ का जो रिलेशन होता है तो दैट विल बी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन यहाँ डेल्टा टी का मतलब होगा क्योंकि वो रॉड जो है रोटेट कराई जा रही है एक सर्कल में, तो टाइम पूरा जो 1 रेवोल्यूशन का टाइम होगा, टाइम पीरियड, वो यूज़ करेंगे। और डेल्टा फाई का मतलब चेंज इन फ्लक्स जो होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी बता रखी है, एरिया जो है वो पाई, और साथ में आर जो रेडियस है वो एल है, सॉरी बी पाई एल स्क्वायर। तो बी ए होता है चेंज इन फ्लक्स, तो एरिया की जगह हमने पाई एल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो बी पाई एल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। ये है आपका ईएमएफ। ओके, ईएमएफ के बाद आपको फाइंड करना है करंट, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट के लिए जो रिलेशन होगा वो होगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो जो ईएमएफ है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस से, तो ये रिलेशन आपका आ जाएगा इंड्यूस्ड करंट का। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप आंसर दे पाएंगे। और एक पार्ट और है इसके साथ में, सेकेंड, उसमें लिखा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द रॉड एंड द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ILB। तो यहाँ पर I की वैल्यू पुट करेंगे और L और B एज इट इज पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद चॉइस वाला क्वेश्चन और बता दे रही हूँ मैं। चॉइस में दे रखा है द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज X। तो अगर रिएक्टेंस X है और क्या किया है, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस दोनों को डबल कर दिया है, तब नए रिएक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1/2πfc। 2π F को अगर आप डबल कर दें 2F और C को डबल कर दें 2C, तो न्यू रिएक्टेंस में क्या हो जाना है 1/,
2 और 2 4 हो जाएंगे और बाकी साथ में 1/2πfc ऐसे ही रहेगा। तो 1/4 टाइम्स जो है वो न्यू रिएक्टेंस हो जाएगी, 1/4 ऑफ इनिशियल। इसके साथ में एक चीज़ और है, एक पार्ट और है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस ओमेगा एल। तो आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है क्वालिटी फैक्टर का। तो क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन हो जाएगा ओमेगा एल अपॉन आर। ओके, तो आज हमने ये यहाँ तक कर लिया है। अब इसके बाद जब आपका नेक्स्ट टर्न आएगा वीडियो का, तब नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। ओके, थैंक यू।